हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। पिछली कक्षा में हमने पदार्थों का समूह बनाना सीखा। आज हम पाठ 5 में पदार्थों का पृथक्करण सीखेंगे। इसमें बताया गया है ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम पदार्थों को मिश्रण से पदार्थ के पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कि चाय के समय हम चाय पत्ती को द्रव में डालते हैं और बाद में इसको चाय बनने के बाद उसे हम चाय छन्नी से छान लेते हैं। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण के पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय से चाय पत्ती का निकालना, ठीक है, किसी भी चीज़ में से, यानी कि यहाँ पोहे में से मिर्च का निकालना, फिर उसके बाद दूध से दही बनाने के बाद दही में से मक्खन का निकालना, ये सब एक पदार्थों का पृथक्करण कहलाता है। तो चलिए पढ़ा जाए इसमें कि इसमें क्या क्या है। चाय बनाते समय चाय पत्तियों को द्रव से चलनित्र यानी छन्नी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे 5.1 में देखिए, जनरली हमारे यहाँ डेली जिनके यहाँ चाय बनता है वो हमेशा अपने किचन में देख सकते हैं। या फिर नमकीन, दलिया अथवा पोहा जब आपने खाया होगा तो पाया होगा कि इसमें जो मिर्च होती है वो खाने से पहले उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है ताकि मिर्च मुँह में न लगे। क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। इसमें दिया गया है सारणी 5.1 में एक पृथक्करण के कुछ प्रक्रमण दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य या तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है। यह है पृथक्करण प्रक्रम और उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं और पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। देखिए पहला कॉलम में है चावलों से पत्थर को पृथक करना। जब हम चावल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, चावलों में से जो काले काले जो सड़े हुए जो चावल हैं उसे हम बाहर निकालते हैं, या फिर उसमें से जो छोटे मोटे जो पत्थर मिले हुए रहते हैं उन्हें हम पृथक्करण करते हैं। उद्देश्य क्या होता है, दो भिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। देखिए इसमें दो पदार्थ है यानी कंकड़ और चावल, दोनों को हम अलग अलग इसलिए करते हैं ताकि दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक है, पृथक्करण का अवयवों को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। यानी पत्थर है जो ठोस अवयव है उसको हम फेंक देते हैं। फिर वह मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मथना, ठीक है, यानी कि आपको मक्खन निकालना होता है तो दूध का मंथन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उपयोगी अवयवों को दूर करना। तो उपयोगी अवयव क्या है, उसमें मक्खन है। तो उपयोगी अवयवों को दूर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। बाकी जो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती है उसे हम निकाल कर हटा देते हैं। फिर है चाय पत्ती को पृथक करना, यानी चाय से चाय पत्ती को पृथक करना। उसमें हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना होता है। और फिर हम इसे क्या करते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए गए वाले पृथक्करणों को अमाप तथा द्रव विभिन्न हो सकते हैं। ये द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसीलिए हम किसी पदार्थ को ऐसे मिश्रित पृथक्करण कैसे करते हैं जिनसे गुण धर्मों को अत्यधिक भिन्नता है। ठीक है, तो 5.1 में देखिए पृथक्करण का विधि बताया गया है। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। हम पदार्थों को पृथक्करण के कुछ साधारण विधियों द्वारा उल्लेखन करेंगे। इनमें से कई विधियाँ उपयोगों के लिए दैनिक क्रियाकलापों में किया गया होगा, यानी कि ऐसा क्रियाकलाप के बारे में बताया जाएगा आपको कि जो आप दैनिक जीवन में हमेशा आप करते रहते हैं। तो देखिए हस्तचयन के बारे में बता दें आपको कि जैसे कि चावल में से कंकड़ निकालना या फिर दाल में से कई कंकड़ निकालना, ठीक है, यानी दो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करना। यानी दो पदार्थ जब एक साथ मिक्सिंग होते हैं और किसी एक पदार्थ का हमें उपयोग करना होता है तो हम उसमें से जो बाकी जो अन्य पदार्थ है उन्हें हम हाथ द्वारा अलग करते हैं। इस तरह के पृथक्करण को हम हस्तचयन कहते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखिए, दुकान में खरीदे गए अनाज को एक पैकेट कक्षा में लाइए, यानी अपने घर में लाइए, उसे खोलिए और उसमें देख पाते हैं कि छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अनाज तथा अन्य खाद्य कण होते हैं।
उसे क्या करते हैं, हम हाथों द्वारा पत्थर के टुकड़े, भूसे या अन्य कणों को हम पृथक करते हैं। उसे क्या कहते हैं, हस्त चयन कहते हैं। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों, कुछ बड़ी मिट्टी के कणों, पत्थर, भूसे पृथक करने के लिए किया जा सकता है। अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है। ऐसी स्थिति में हस्त चयन पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। जैसे कि आप अब कोई सामान आप मार्केट से खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें बहुत सारी मिलावट अगर होंगे तो आपको पता चल जाएगा और वो सामान आप नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं बहुत कम मात्रा में होती है। अब उसके लिए हमको क्या करना हो, किसी मशीन का उपयोग तो कर नहीं सकते, तो हम उसे खुद अपने हाथों के द्वारा उसे पृथक करते हैं। तो इसे को हम हस्त चयन कहते हैं, ठीक है। अब है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग खेतों में उपयोग करने जाने वाली एक मशीन है, ठीक है। तो खेतों अथवा खलिहानों, गेहूं में चावल को खुंडी, डंटियों को खुट्टा देखे होंगे। डंटियों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक डंडी का अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे गए सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषि अन्य कणों की डंडियाँ को इतनी डालियों को गट्ठरों को अनाज पे कैसे पृथक करते होंगे। तो सवाल आपको आता होगा कि ये जो थ्रेसिंग है क्या करता है। तो थ्रेसिंग देखिए, करने से पहले अनाजों को सुखाया जाता है। उनकी डंटियों में क्या होता है कि अनाज चिपके होते हैं, अब बहुत सारे असंख्य होते हैं, उसे आप काउंट नहीं कर सकते कि उसमें कितने अनाज हैं। तो क्या किया जाता है, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों को तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम अमरूदों की तुलना में बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनकी डालियों को तोड़ना संभव होता है। तो क्या किया जाता है कि डंठियों को असंख्य कणों के अनाजों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग कहते हैं। तो देखिए इस प्रकरण में क्या हो जाता है कि डंटियों को हम पीटकर अनाजों को अलग कर लेते हैं। कभी कभी थ्रेसिंग में क्या किया जाता है, बैलों की सहायता ली जाती है। क्या किया जाता है, बैलों को कि एक खुट्टे से बांध दिया जाता है और उसके नीचे क्या कहते हैं, अनाज को रख के उसको चारों तरफ बैलों को घुमाया जाता है ताकि जाके उनको खुरों से अनाज अलग हो सके। तो यहाँ देखिए दिया है, अगर अधिक मात्रा में अनाज करने अगर डंडियाँ पृथक करनी होती है तो थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। देखिए क्रियाकलाप अब 3 में आपको निष्पावन के बारे में पढ़ेंगे। तो निष्पावन क्या है, सूखे रेत के भूसे को सूखी पत्तियों को पाउडर के एक मिश्रित बनाइए। इस मिश्रण को एक प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए और मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि रेत, ठीक है, सूखे रेत और बुरादे, सूखी हुई पत्तियां को आप मिला दीजिए और उसको प्लेट में रखिए या किसी भी चीज़ पे गत्ते पर रखकर उसे आप ध्यान से देखिए क्या आप इसे अलग कर सकते हैं। तो पाएंगे कि बिल्कुल नहीं, आप हाथों द्वारा इस चीज़ को अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पुराने ज़माने में इस तरह को निष्पावन करने के लिए एक ऊंची जगह पर खड़े होकर पवन की उल्टी दिशा में जिस तरह से पवन आ रहा है उस तरफ से क्या करता है, अनाजों को धीरे धीरे ऊपर से ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि हवा के जो प्रेशर जो आते हैं, हवा के जो तेज पवने आते हैं उसके द्वारा सहायता से वहाँ के जो छोटे छोटे पत्तियाँ और कणे हैं वो उड़कर उस जगह से दूर जाकर जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम निष्पावन कहते हैं। इसमें मुख्य कार्य पवन के द्वारा होता है। यह पवन प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। कभी कभी मशीनों द्वारा भी हवा का तेज बहाव कराया जाता है ताकि निष्पावन में इसका सहायता कर सके। देखिए इसमें एक लेडीज है सूप में रखकर अनाज को गिरा रही है और उसमें जो छोटे छोटे कण है वो हवा के माध्यम से दूर जाकर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। अब देखिए चालन में क्या किया जाता है कि जब छोटे छोटे कणों को बड़े कणों से जब अलग करना होता है तो उसे चालन द्वारा अलग किया जाता है। देखिए चालन का उपयोग अब जनरली घर बनाने से लेकर किचन तक किया जाता है। जैसे किचन में आप आटे से चोकर निकालना होता है तो उसे चालन द्वारा करते हैं, या फिर जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं या मकान बनते हैं तो उसमें बालू में से बड़े बड़े या छोटे छोटे पत्थरों को अलग करने के लिए चालन का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें चित्रों में बताया गया है चालन के बारे में। देखिए इसमें आटा से चोकर निकाला जा रहा है और यहाँ पर बड़े से चालन से
बालू को चाला जा रहा है। इसमें से बड़े बड़े पत्थरों को अलग किया जाता है और बालू के छोटे कण बाहर चालन से नीचे एक जगह एकत्रित होते जा रहे हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 4 में देखिए छन्नी के बारे में यही बताया है। तो आगे आप इसमें देखिए, आप देखिए इसमें बताया गया है अवसादन, निस्तारण और निस्यदन। कभी कभी मिश्रित जो अवयव होते हैं उसको निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा आप पृथक नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी के हल्के हल्के कण हो सकते हैं। चावल दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? ठीक है, एक सवाल बहुत अच्छा है इसमें। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को पृथक हम कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आगे बताते हैं आपको। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दालों को जल में धोते हैं तो उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ, मिट्टी, धूल, कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है जिससे जल थोड़ा मटमीला हो जाता है। तो देखिए, आप जनरली जब खाना बनाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कभी कभी खाना अगर बनाते हैं तो देखते हो कि चावल धोने वक्त उसमें जो गंदगियाँ होती हैं चावल के, वो पानी के साथ घुल जाती हैं और जिसके कारण उसका रंग मटमैला हो जाता है। और जब उसको हम छानते हैं तो उसमें से जो गंदगियाँ होती है वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और चावल हो जाता है साफ़। ठीक है, उसी तरह दाल में भी होते हैं। दाल में काफ़ी अशुद्धियाँ होती है, चिपकी हुई होती हैं, तो उसको पानी के द्वारा धोकर उसे बाहर किया जाता है। ठीक है, इस तरह को देखिए। अब अवसादन के बारे में जानते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रमण को अवसादन कहते हैं। ठीक है, और अवसादित मिश्रित को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है, यानी एक बार फिर से इसे बता देते हैं हम आपको। अगर कोई अवसाद जमा हुआ है पानी में, यानी ज़मीन के तली में जाके बैठ जाता है, तो उसे अवसादन कहते हैं। और बिना हिलाए जल के मिट्टी के शहद को उड़ेल कर, मतलब मिट्टी को अलग और पानी को अलग कर देते हैं, उसे निस्तारण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए और क्या करिए, थोड़ा सा मटमैला जो धूल, जो कीचड़ का जो पानी होता है, कीचड़ का मिट्टी है, उसमें मिलाकर उसको घुलाइए। घुलाते घुलाते क्या कि उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं। ठीक है, जो गंदगी है उससे बैठ जाते हैं, उसको अवसादन कहते हैं। और उसी को बिना ही मिश्रित को हिलाए हुए जल को मिट्टी सहित उड़ेल की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए इसमें है बताया गया, देखिए ये गंदगी है, एक जगह जमा हो गया है। ठीक है, उसको अवसादन कहते हैं। और इस तरह को बिना हिलाए जो मिट्टी यहीं पर है और जल को अलग कर दिया जाता है, उसे निस्तारण कहते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रित को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को उनके मिश्रित इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि पानी और जल। अब पानी जल को एक साथ मिला दीजिए कि वो कभी एक साथ मिश्रित नहीं होते हैं, तो इस द्वारा आप पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर क्या कर देखते हैं। फिर से ठोस तथा द्रव को मिश्रित पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद चाय को पत्तियां को पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जब चाय बनाते हैं तो उसकी पत्तियों को पृथक करने के लिए हम छन्नी का उपयोग यानी कि चालन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब चाय की एक छन्नी, ठीक है, मैं डालकर उसको छन्नी को छान लीजिए। ठीक है, इस प्रक्रिया को निस्यदन कहते हैं। ठीक है, निस्यदन यानी कि फिल्टर करना। ठीक है, ये फिल्टर एक चालन द्वारा ही होता है, उसको चालन भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको गंदगियों को छानना यानी उसको फिल्टर, यानी कि जो हमारे घर में देखते हैं आरओ जो लगा हुआ रहता है, उसका जो प्रमुख काम होता है कि पानी में जो अशुद्धियाँ जो मिली हुई रहती है उसे अलग करना होता है। देखिए क्रियाकलाप 5 में देखते हैं क्या बताया गया है। तालाब या नदी में पंकिल जल यानी कि जो कीचड़ वाला जो जल है उसे आप ले लीजिए। ठीक है, यदि यह ना मिल सके तो गिलास में थोड़ी सी मिट्टी ही मिला लीजिए। ठीक है, आधे घंटे तक के लिए उसे छोड़ दीजिए। जल को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए यानी उसका जांच कीजिए।
तो पाइएगा कि जो भारी मात्रा में जो मिट्टी के जो भारी कण होते हैं वो तली में जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रमण को क्या कहते हैं ये अपने नोट्स बुक में लिखिएगा। ठीक है, तो आपको बताए हैं हम कि अगर कोई मिट्टी का कण अगर भारी हो और वो जल के तली में जाकर आप जम जाए उसे अवसादन कहते हैं। ठीक है, अगर उस मिट्टी में के ऊपर जो पानी है उसको सावधानी पूर्वक बिना मिट्टी को हिलाए हुए आप उसे छान लेते हैं, यानी एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल लेते हैं, उसे निस्तारण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप देखिए, अब एक तरह से आप है यहाँ देखिए, ये जो आप तस्वीर जो देख रहे हैं फिल्टर का, ठीक है, फिल्टर पत्र है, इसका मैं आपको बता दूं, इस तरह का फिल्टर पानियों में से अशुद्धि को निकालने का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक थीन पेपर होता है। ठीक है, थीन पेपर को मोड़ कर इस तरह से फोल्ड करके कुप्पी के साइज बना लिया जाता है और एक प्लास्टिक की कुप्पी में इसे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वही जो आप गिलास में जो मिट्टी के जो गंदे जल है, जो मिट्टी जमा हुआ है, वो सावधानी पूर्वक एक गिलास में अलग कर लीजिए। फिर वो गिलास में जो पानी है वो इस फिल्टर में डाल दीजिए। देखिए, इस फिल्टर में आप डालिएगा तो क्या हुआ कि जो फिल्टर का जो परत है वो क्या करेगा कि जो पानी में जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो अशुद्धियाँ हैं उसे आप अपने लेयर के ऊपर चिपका लेंगे और उसके नीचे से जो पानी निकलेगा वो साफ होता हुआ निकलेगा। देखिए, ऊपर से गंदा जल डाला गया है और ये धीरे धीरे नीचे बीकर में जाकर जमा हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप इस तरह का गोल थीन पेपर ले लीजिएगा, उसे इस तरह फोल्ड करके शंकु का कोण बनाकर इस तरह के कुप्पी में जाकर सेट कर दीजिएगा और ऊपर से ये जल डालिएगा और नीचे आप प्रेशर कीजिएगा कि जो पानी इसमें जमा हो रहा है उसे मतलब पिछले वाले पानी से काफ़ी ज़्यादा साफ आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस सोचिएगा कि चलिए आप गंदा पानी को एक पृथक्करण द्वारा भी कर लिए, निस्सादन द्वारा भी अलग कर लिए और यहाँ पर एक फिल्टर द्वारा भी अलग कर लिए, यानी तीनों चीज़ करने के बाद भी ये पानी पीने योग नहीं है। ठीक है, तो इसे पीने योग बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसे पीने की योग बनाने के लिए किसी भी खराब पानी को उसे वाष्पन क्रिया करवाना होता है, यानी कि उसे गर्म करना होता है। किसी भी जल को शुद्ध करने के लिए उसे 100 डिग्री पे बॉईल करना होता है। इसके बाद वो क्या होता है कि उसमें जो गंदगियाँ होती है वो देखते होंगे कि वो तल में जाकर बैठ जाती है और फिर उसे एक फिल्टर के द्वारा छानकर पीने योग बना लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया में क्या होता है। वाष्पन, देखिए, बीकर में कुछ गर्म जल कीजिए। ठीक है, जल को उबालने दीजिए। यदि ये निरंतर गर्म करते हैं तो यह संपूर्ण क्या होता है, वाष्प बन के उड़ सकता है, इसीलिए उस पर क्या कीजिए, एक ढक्कन रख दीजिए। ठीक है, जब ये जल गर्म हो जाए और वाष्प में परिवर्तन करने लगे तो इसे वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर यह जल होता है वाष्पन प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, तो जल को उसके वाष्प प्रक्रिया में बदलने को वाष्पन कहते हैं। आपने विचार से नमक कहाँ से आता होगा? ठीक है, आपके विचार में आता होगा कि जो आप नमक NaCl जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो इसी के द्वारा हमें नमक प्राप्त होता है। बड़े बड़े क्या किया जाते हैं कि एक खेत नुमा संरचना समुद्र किनारे बनाया जाता है, उसमें क्या जाता है, समुद्र का पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे गर्म किया जाता है। लेकिन ये गर्म करने के लिए हम लोग कोई बड़े बड़े आग का भट्ठी नहीं लगाते हैं, वो सूरज की किरणों द्वारा पानी को सुखाया जाता है। उसके बाद जो अवसाद जो बचते हैं वो उससे हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है, समुद्र के जल को अधिकतर मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों को एक लवण में साधारण नमक है। जब समुद्र के बड़े बड़े उथले गड्ढों को भरकर थोड़ा छोड़ दिया जाता है तो सूरज के प्रकाश द्वारा गर्म जल होकर वाष्पित धीरे धीरे उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात जिन लवणों को मिश्रित को शोधन करके साधारण नमक का प्राप्त किया जाता है। यानी कि जब ये प्रकाश द्वारा समुद्र का पानी जब सूख जाता है तो देखते होंगे कि ज़मीन पे वाइट कलर का बहुत सारे पदार्थ जमे हो जाते हैं। फिर इनको इकट्ठा करके फैक्ट्रियों में लिया जाता है, फिर उसे शुद्ध किया जाता है और साधारण नमक बनाया जाता है। फिर इसे मार्केट में लाकर आम घरों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, देखिए, इस तरह से यही है नमक बनाने की प्रक्रिया।
इसमें हमने बताया आपको कि एक बड़े बड़े खेत नुमा संरचना बना गड्ढे बना दिए जाते हैं। इसमें समुद्र का पानी डालकर छोड़ दिया जाता है। प्रकाश जब गर्मी जब पड़ती है इस पर, तो ये सारे पानी उड़ जाते हैं और इस तरह के पदार्थ इसमें जमा हो जाते हैं। फिर इसे इकट्ठा करके फैक्ट्री में डाल दिया जाता है। अब है पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग। ठीक है, पृथक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से क्रियाकलाप 7 में आप देखिए, रेत और नमक को मिश्रित कीजिए। ठीक है, रेत और नमक को मिश्रित, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार को एक बीकर में रखिए, कुछ जल मिलाइए, इसके बाद कुछ देर तक फिरने के लिए रख दीजिए। आप क्या देखते हैं, रेत और बीकर तली में बैठ जाता है। इसे निस्तारण या निषेधन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? आप क्या सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आराम में मिश्रित है? तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अलग करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। एक धातु का प्लेट लीजिए। ठीक है, उस पर एक प्लेट रखिए, प्लेट को केतली के टोटी पर रखिए, ठीक ऊपर रखिए। देखिए, आप किसी भी चीज़ को अलग करना चाहते हैं तो अगर वो पदार्थ पानी में घुल जाती है तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपको क्या किया जाता है कि उस वाष्प को ठंडा करना होता है। तो देखिए, वाष्पन और संघनन का जो क्रिया है, पानी को हम गर्म कर रहे हैं। पानी को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेट पे थोड़े से बर्फ़ को रखते हैं ताकि वो प्लेट ठंडा रहे। जब उस पर वाष्प पड़ते हैं तो वो ठंडी होकर जल के कणों में बदल जाते हैं और धीरे धीरे वो एक बीकर में जाकर जमा होने लगते हैं। तो देखते हैं आगे। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर जल द्रव में बन जाती है। प्लेट से नीचे धीरे धीरे बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा, प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। ठीक है, तो जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर तक पहले उबाला था उसे ढकने के पश्चात क्या होता है, संघनित के बूंदे आप देखते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी आप दूध गर्म करते हैं या फिर आप चाय केतली में बनाते हैं तो उसे आप किसी प्लेट से जब झाँकते हैं तो उस पर जो वाष्प जमते हैं और जब वो प्लेट को आप हटाते हैं तो वो देखते होंगे जब वो ठंडी होती है तो उस पर छोटे छोटे पानी के बूंदे बन जाते हैं। तो यही प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, इसे बहुत तरह से आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप एक एक करके इन प्रयोगों का उपयोग करें अपने घरों में, लेकिन संवैधानिक पूर्वक। ठीक है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? ठीक है, आप एक कभी कभी सवाल उठता होगा कि अब जल में हम चीनी को मिलाते हैं या नमक को मिलाते हैं तो क्या हम कितना भी नमक पानी में मिलाएं तो क्या वो घुल जाएंगी? तो देखिए, पानी की एक मात्रा होती है किसी भी चीज़ को अपने में विलय करने का। अगर 1 गिलास पानी है तो उसमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 चम्मच चीनी घुल जाए, लेकिन जब उससे भी ज़्यादा अधिक मात्रा में आप नमक या चीनी उसमें मिलाएंगे तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और वो घुलेगा नहीं। ठीक है, तो क्रियाकलाप, इसी चीज़ को हम क्रियाकलाप 8 में देखते हैं क्या बताया गया है। इस कार्य करने के लिए एक बीकर लीजिए, गिलास लीजिए, चम्मच लीजिए और नमक लीजिए और जल लीजिए। ठीक है, आधा कप जल में बीकर में डालिए, उड़ेल दीजिए, 1 चम्मच उसमें नमक डालिए और घोलिए। ठीक है, फिर 1 चम्मच और नमक डालिए, भांति भांति बिड़ोल कीजिए, मतलब उसे हिलाइए। 1 चम्मच नमक उसमें धीरे धीरे मिलाते जाइए। मिलाने के बाद क्या होगा, आप पाते हैं कि यह अविलय नमक बच जाता है, बीकर के तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो यह अर्थ है कि जब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता तो इसे विलय संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी तरह जैसे मैं आपको बताया कि जब अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ को हम किसी द्रव में मिलाते हैं, जब उसकी घुलना में, मतलब उसके जो कण है जब घुलना बंद हो जाते हैं तो उनके अवशेष पानी के नीचे तली में बैठने लगते हैं। इस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 9 देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। ठीक है, इसे नमक ना घुल सके, इस प्रकार हमें नमक और जल को संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है।
तो आप संतृप्त विलयन की कम मात्रा में नमक मिलाइए और गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, बीकर के तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब वह घुल जाता है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने से अधिक नमक घोला जा सकता है? ठीक है, इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर के तली में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक के बारे में जानते हैं। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों को समान मात्रा घोलती है? आइए पता करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बोला गया है कि क्या आप पाते हैं कि बीकर में तली में नमक जमा होता है? बिल्कुल, नमक ज़्यादा मिलाने पर नमक जम जाएगा। ठीक है, क्या आप घुल जाता है, यानी गर्म उसे आप करते हैं तो क्या नमक घुलते? जी हाँ, अगर आप जो उस पदार्थ को गर्म करते हैं तो नमक की मात्रा धीरे धीरे उसमें घुलने लगती है। देखिए 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा आधा कप पानी डालिए, गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। ठीक है, इस क्रियाकलाप में क्या होता है, तब उसे हिलाइए, बढ़िया मिक्सिंग कीजिए। जब वह ना घुल पाए, जब तक घुलाई की वजह तक घुल ना जाए। ठीक है, 1-1 चम्मच नमक, ठीक है, मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालिए। नमक को चमचों की संख्या की घोली गई है उसे 5.2 में लिखिए। ठीक है, कितना आप चम्मच चीनी दिए हैं, कितना चम्मच आप नमक दिए हैं। ठीक है, डालने के बाद इस प्रक्रिया को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलेय तथा अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। 5.2 में क्या करना है आपको, तो हमने पदार्थों को पृथक्करण में कुछ विधियों को विशेष चर्चा की है। इस अध्याय में संतृप्त और पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें आप देखिए प्रमुख शब्द हैं जैसे मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, ठीक है, निषेधन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसाद, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। देखिए इसमें ये 5-6 जो मेन लाइन्स हैं इसे आप जान लीजिए। हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निषेधन मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने की कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, ये जो 4-5 आप मिश्रण करने का, जो अवयवों का अलग करने का जो विधि है, इसे आप अपने पुस्तक में बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए ताकि एग्जाम में आपको आंसर लिखने में आसानी हो। अनाज से भूसा तथा पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, जिसमें हमें बताया था कि एक ऊंचे जगह पर आप खड़े हो जाइए और धीरे धीरे ऊपर से वो उस पदार्थ को गिराइए। जो भारी चीज़ें होती हैं वो सीधे ज़मीन पर गिरती है और जो हल्की चीज़ें होती है वो हवा के सहायता से थोड़ी दूर जाकर एक जगह इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम निष्पावन कहते हैं। किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का प्रयोग चालन अथवा निषेधन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यानी आप किसी चीज़ को अमाप, जैसे बालू का बहुत बड़ा ढेर है, आप उसमें से कंकड़ पत्थर को अलग करना चाहते हैं तो चालन की प्रक्रिया से आप उसे अलग कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। यानी कि अब जल के अंदर जो मिट्टी जो जम जाती है उसे हल्के धीरे से बिना हिलाए हुए ऊपर के जो साफ पानी जो जमा गया है उसे आप धीरे धीरे दूसरे बर्तन में आप अलग कर सकते हैं। उस विधि को हम निस्तारण विधि कहते हैं। ठीक है, फिर है द्रव तथा उसमें विलेय पदार्थों के अवयवों को निषेधन का उपयोग पृथक किया जाता है। ठीक है, किसी द्रव को किसी वाष्पन की परिवर्तन या परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले हुए ठोस पृथक को करने के लिए, यानी कि वाष्पीकरण उसे कहते हैं कि जल में घुले हुए जो पदार्थ हैं उसे हम अलग करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ तथा अधिक ना घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ में विलयन को गर्म करने पर उसके अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ठीक है, किसी भी विलयन को अगर आप संतृप्त हो गया है, अगर उसे आप उसमें और भी मात्रा घोलना चाहते हैं तो उस पदार्थ को आप गर्म करें। ठीक है, गर्म करने से क्या होगा, उस पानी में और भी जो संतृप्त विलयन है वो उसमें घुलने लगेगी।
फिर है जल विलीय पदार्थों को विभिन्न मात्रा घोलता है। ठीक है, जल विलीय पदार्थों के विभिन्न मात्राएं घोलता है, मैंने हर पदार्थ की घुलने की विधि अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न है तो आप इसे आप बनाएं। जो प्रश्न आपको आंसर नहीं ठीक से आता है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके पूरे प्रश्न का उत्तर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप में जो है उसमें हम आपको डाल देंगे। आप वहां से इस प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहां भी आपको आंसर बता देंगे। इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।